हेलो एंड वेलकम। हेल्थ लाइन के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋतु घई। चंडीगढ़ के पीजीआई की एक स्टडी के मुताबिक उत्तर भारत में काफी तादाद में नौजवान लोग दिल की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। इस स्टडी में 1003 लोगों के ऊपर रिसर्च की गई और उनमें से 8% लोग 21 और 40 साल के बीच थे। ये एक चौंका देने वाला निष्कर्ष है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दिल की बीमारी 45 साल की उम्र से पहले बहुत कम होती है। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जगमोहन वर्मा, जो फोर्टिस हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर वर्मा पीजीआई में भी कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड रह चुके हैं। पर इनसे चर्चा शुरू करने से पहले आइए डालें एक नजर कार्डियोलॉजी के साथ जुड़े कुछ मुद्दों पर। ये हृदय रोग से जुड़े कुछ कठोर तथ्य हैं। अध्ययनों के अनुसार शहरी और ग्रामीण इलाकों में समान रूप से सबसे ज्यादा मौतें हृदय रोग के कारण होती हैं। ये परिणाम चौंकाने वाले हैं, जिनसे पता चलता है कि देश में रोगों की संरचना में पूरी तरह से बदलाव आ चुका है। 25 वर्ष से 69 वर्ष के आयु वर्ग के बीच 25% मौतों का कारण केवल हृदय रोग है। शहरी इलाकों में 32.8% मौतें हृदय रोग से होती हैं, जबकि ग्रामीण इलाकों में इसकी संख्या 22.9% है। यदि सभी आयु वर्गों में देखा जाए तो 19% मौतों का कारण हृदय रोग ही होता है। वैसे हृदय रोगों से होने वाली मौतों के इन आंकड़ों में सुधार लाया जा सकता है अगर पेसमेकर, जो दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है, डिफिब्रिलिएटर, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, और कृत्रिम हृदय के प्रत्यारोपण को बढ़ावा देकर हम हृदय रोगियों के जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। लेकिन स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। नियमित व्यायाम और हृदय के लिए गुणकारी भोजन को दिनचर्या में शामिल करके और धूम्रपान व शराब पीने जैसी आदतों को समाप्त करके हृदय रोगों से बचा जा सकता है। वेलकम टू द स्टूडियोज डॉक्टर वर्मा। हार्ट डिजीज को नंबर 1 किलर माना जाता है आजकल। द स्टैटिस्टिक्स आर क्लियरली इंडिकेटिंग टू दैट। व्हाई इज इट सो? See, all over the world the lifestyles have changed. जी We have become more sedentary. जी एक्सरसाइज कम होती जा रही है, वेट बढ़ते जा रहे हैं, ओबेसिटी बढ़ती जा रही है। तो इसकी वजह से ये जो जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, जो रिस्क फैक्टर्स हैं हार्ट डिजीज के लिए कहे जाते हैं, स्मोकिंग, ये सारे बढ़ने की वजह से हार्ट के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है। वो कम से कम एज पे होते जा रहा है और प्रेवलेंस भी उसकी बढ़ती जा रही है। पर हार्ट डिजीज में बहुत एक कॉमन सेइंग है कि मदर्स फीड करती रहती हैं बच्चों को और वाइफ्स को सफर करना पड़ता है उसका आउटकम। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप। माँ बाप जो होते हैं वो परांठे वगैरह खिलाते रहते हैं और आर्टरीज धीरे धीरे बंद होनी शुरू हो जाती हैं और 10-15 साल में, 20 साल में इतनी फैट हो जाती है कि ये बच्चा जो 15 साल 20 साल पे हेल्दी होता है उसको 35-40 पे 45 पे हार्ट अटैक हो जाता है। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। ओके अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे हेल्थ लाइन क्लिनिक में बहुत सारे हमारे पास कॉल्स आए थे हार्ट रिलेटेड इश्यूज को लेके। उनमें से हमने कुछ एक शॉर्टलिस्ट करके लाइन अप किए हैं। अभी हमारे साथ है मनीष ओझा गुरदासपुर से। जी मनीष, आपका सवाल क्या है? डॉक्टर साहब, मैं तीसरे माले पे रहता हूँ और जब मैं सीढ़ी चढ़ता हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। मेरा सांस फूल जाता है और मुझे बार बार जो रुकना भी पड़ता है। मेरी उम्र 47 साल है डॉक्टर साहब, और मैं पूछना चाहता हूँ कि कहीं मुझे दिल की बीमारी तो नहीं है? आपने जो प्रश्न पूछा है उसको ऐसे मैं आंसर करूंगा कि आपको हार्ट डिजीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इसको आंसर करने के लिए आपको कुछ टेस्ट कराने जरूरी हैं। ये सांस जो फूलता है आपका, ये हार्ट डिजीज की वजह से फूल सकता है, ये फेफड़ों की या लंग डिजीज की वजह से फूल सकता है, हो सकता है आपको सिर्फ अनीमिया हो, खून की कमी की वजह से हो सकता है, और हो सकता है कि आपकी एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी कम होगी, क्यों आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहे, सैर वगैरह नहीं कर रहे। तो ये जानने के लिए कि आपका किस सिस्टम में खराबी है या दो चीजें आपको साइमल्टेनियसली, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वहां पे कुछ टेस्ट होते हैं, सम ब्लड टेस्ट विल बी डन, और ट्रेडमिल और एक्सरेज वगैरह करके वो आपको बता देंगे कि किस सिस्टम में खराबी है और उसके लिए फिर अप्रोप्रिएट दवाई दे देंगे। अगर सिंपल एनीमिया है आपको तो आयरन और टॉनिक देके आप ठीक हो जाओगे। लंग डिजीज है तो लंग की मेडिसिन शुरू हो जाएंगी। सो डायग्नोज जरूर करवाइए आप, तभी आपको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दिया जा सकता है।
तो कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए इनको? सबसे पहले इनको मेडिसिन में जाना चाहिए। Okay. मेडिसिन वाले जो फिजिशियंस होते हैं वो सब स्पेशलिटीज के बारे में जानते हैं और अबाउट 80-90% केसेस में वहीं पे आपका सारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद लेट्स से कि वो देखता है कि ये डॉक्टर के आपको हार्ट की प्रॉब्लम है और आगे कुछ करना चाहिए, तो आपको हार्ट स्पेशलिस्ट के पास भेज देगा। तो उसके बाद आपको हार्ट डिजीज के जो भी आगे टेस्ट हैं वो करवाने पड़ेंगे और उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सस्पेक्टेड हो, अगर जैसे हार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, सांस फूल रहा है, तो सीधा जाके ईसीजी करवा लें? नहीं, तो वो तो बहुत ही गलत होगा। दैट इज मिस यूज ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन। और आप बता ही नहीं सकते आपको लंग डिजीज और आप ईसीजी करा रहे हो या सिर्फ अनीमिया और आप ईसीजी करा रहे हो, तो खुद डॉक्टर नहीं बनना है जी। आपको सिम्टम हो रहे हैं तो डॉक्टर के पास जाना है एंड वो आपको प्रॉपर गाइडेंस देगा। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हमारे साथ अमित सिंह है संगरूर से। हाँ जी अमित, आप डॉक्टर साहब से अपना सवाल पूछ सकते हैं। सत श्री अकाल डॉक्टर साहब, मेरा नाम अमृत ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ? जी, हेरिडिटी फैक्टर। हाँ जी, बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। आपके पेरेंट्स को और ग्रैंड पेरेंट्स को है तो लगता है कि ये शायद आपके परिवार में ये हेरिडिटरी डिजीज है, हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं। और ये बीमारी जो हार्ट डिजीज, कॉमन हार्ट अटैक्स हैं, ये फैमिली में चलते भी हैं। सो आपको एक्सेप्शनल केयर करनी चाहिए और अपने ब्लड टेस्ट कराने चाहिए और कुछ और टेस्ट भी कराना चाहिए। इस ब्लड टेस्ट का कॉमनेस टेस्ट होता है कि शुगर का है तो वो आपको देखना चाहिए कि आपको डायबिटीज तो नहीं होगी, ब्लड प्रेशर तो नहीं है, आपको ये टेस्ट करवाना चाहिए। और फाइनली हो सकता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो, जिसको कहते हैं ब्लड फैट। अगर कोलेस्ट्रॉल हाई है तो आप प्री डिस्पोज्ड हो हार्ट डिजीज के लिए और उसको नीचे लाया जा सकता है थ्रू डाइटरी मॉडिफिकेशन एंड सम मेडिसिन। तो आप अपना कौन कौन से कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं आपके केस में, इनको आइडेंटिफाई करवाइए डॉक्टर के थ्रू, तो आपको पता लग जाएगा अपने रिस्क फैक्टर्स। चलिए डॉक्टर साहब एक और कॉल ले लेते हैं। गुरिंदर आलूवालिया हमारे कॉल कर रहे हैं सिरसा से। हाँ जी गुरिंदर। मैं 50 ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਜਾਈਨਾ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਈਟ ਬਟਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿ नहीं? हाँ जी, देखो एंजाइना का मतलब ये होता है कि आपको चलने पे छाती में दर्द होता है और रेस्ट पे ठीक हो जाता है। ये तभी होता है जब 70% से ज़्यादा ब्लॉक हो जाए। सो बेसिकली ये मेरे को ये बता रहा है कि अगर एंजाइना आपको हो रहा है हार्ट से और ये डायग्नोसिस करेक्ट है तो आपको डिजीज़ काफ़ी एडवांस्ड हो चुकी है। इन सर्कमस्टांसेस में हम ये जानना चाहते हैं कि आपको कोई लाइफ थ्रेटनिंग इशू तो नहीं बनता, तो इसके लिए आपको एंजियोग्राफी करवाने की ज़रूरत है, ट्रेडमिल टेस्ट और एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी में हमें ये पता लगेगा कि मेजर नाली का ब्लॉक है या माइनर नाली का ब्लॉक है। अगर माइनर नाली का ब्लॉक है जिसकी वजह से आपको तकलीफ या सिम्टम्स हो रहे हैं तो इसको दवाई से ट्रीट करना ठीक है, क्योंकि अगर दवाई फेल भी कर जाए तो आपको कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन नहीं बनेगी, अगर होगा भी तो बहुत माइनर अटैक होगा। ऑन द अदर हैंड अगर ये मेजर नाली के ब्लॉक होने की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो अगर इसमें दवाई देते हैं हम और ये फेल कर जाए किसी वजह से तो आपको मेजर हार्ट अटैक का खतरा है। और मेजर अटैक में कुछ पेशेंट्स हम लूज कर जाते हैं और बाकियों में हार्ट का इतना डैमेज हो जाता है कि आगे उसको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। तो ये सिचुएशन एक्सेप्टेबल नहीं होती। तो एंजियोग्राफी एक ऐसा टेस्ट है जो हमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देगा हम किस कैटेगरी में हैं और उससे फिर हम आपका ट्रीटमेंट बहुत क्लियरली कर सकते हैं। सर्जरी, एंजियोप्लास्टी, ये मेजर वेसल्स की ब्लॉक पे, और अगर माइनर है तो दवाइयों से ही ट्रीट कर सकते हैं। हम डॉक्टर जगमोहन वर्मा से हार्ट अटैक्स और हार्ट रिलेटेड इश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एंजाइना और हार्ट अटैक में फर्क क्या होता है? एंजाइना जो होता है वो एक सिम्टम है हार्ट डिजीज का। एंजाइना में जब आदमी चलता है तो उसको छाती में दर्द होता है, जैसे ही वो रेस्ट करता है वो दर्द ठीक हो जाता है। हार्ट अटैक में नाली यूजुअली 100% बंद हो जाती है, इसलिए वो चलने से या बैठने से उसमें फर्क नहीं पता लगता। अगर वो रेस्ट कर रहा है तो भी उसको उतना ही दर्द है, अगर वो टॉस अबाउट कर रहा है या एक्सरसाइज कर रहा है तब भी उसको उतना ही दर्द है।
ये फर्क तो है। एंजाइना लीड करता है हार्ट अटैक को और हाँ इट जी। इज सेल्फ कंटेन्ड? एंजाइना एक स्टेज पहले होता है। ओके, कई बार ये किसी पेशेंट में एंजाइना का वार्निंग साइन जो है ये नहीं होता, स्ट्रेट अवे हार्ट अटैक होता है। मोस्ट ऑफन ऐसे होता है कि एंजाइना का जो सिम्टम है वो निग्लेक्ट हो गया होता है। ओके, आप so उसको that leads इग्नोर to- कर देते हैं, कुछ उसको बोल देते हैं कुछ और है, पेट खराब है या कुछ भी है। तो इस तरीके से जब वो निग्लेक्ट करते हो तो नेक्स्ट स्टेज में स्ट्रेट अवे हार्ट अटैक होता है। तो इट्स अ वार्निंग सिग्नल? हाँ जी, ये वार्निंग सिग्नल है। और कई बार ऐसे होता है कि जैसे अगर पेन किसी को शुरू हो तो वो हमें नहीं पता कि ये एंजाइना है, ये हार्ट अटैक है। अगर ये 5-7 मिनट में ठीक हो जाता है, 10 मिनट में ठीक हो जाता है, तो रेट्रोस्पेक्टिवली हम बोलते हैं ये एंजाइना था। ओके ऑन द अदर हैंड अगर ये चलता रहा, आधा घंटा चलता रहा, तो हम बोलते हैं ये हार्ट अटैक है। ओके, बट एट अ स्टार्ट ऑफ अ पेन जब शुरू होता है, फर्स्ट 1 मिनट, 4 मिनट्स, 5 मिनट्स, यू डू नॉट नो कि ये आधा घंटा 2 घंटे चलेगा या सिर्फ 3 मिनट में ठीक हो जाएगा, 5 मिनट में। कई बार गैस अटैक के करके भी ऐसा लगता है कि जैसे हार्ट अटैक हो गया। हाँ जी, देखो ऐसे है कि हार्ट के कुछ सरफेसेस होते हैं, जैसे कुछ पेट के साथ वाले सरफेस जो होता है, स्टमक के साथ वाला सरफेस है, उसको हम इंफीरियर सरफेस बोलते हैं। तो जब हार्ट की नीचे वाली दीवार जो होती है या इंफीरियर सरफेस पे सिम्टम्स होते हैं तो वो पेट के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं। सो ये वाले पेशेंट्स कई बार पेट वाले डॉक्टर के पास चले जाते हैं, और कई बार पेट के सिम्टम होते हैं जो लोग सोचते हैं हार्ट से रिलेटेड है, वो हार्ट के पास आ जाते हैं। Okay. तो ये पास होने की वजह से ओवरलैप कंफ्यूजन हो जाता है। ये आप ठीक फरमा रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे साथ नीरज ओरी हैं सुनाम से। हाँ जी नीरज, आप डॉक्टर साहब से अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं पिछले 10 सालों से सिगरेट पी रहा हूँ। वैसे तो अब मैंने सिगरेट पीना बहुत कम कर दिया है और मुझे कोई परेशानी भी नहीं होती। क्या मैं अभी भी खतरे में हूँ? हाँ जी, आप बिल्कुल खतरे में हैं। और सिगरेट पीना वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर्स है हार्ट डिजीज के, और ये बिल्कुल कंप्लीटली रिवर्सिबल है। जब आप जीरो स्मोकिंग करते हैं तो उसके 2 साल बाद आपका जो हार्ट का रिस्क है वो नॉर्मल आ जाता है, नॉर्मल पॉपुलेशन, नियरली नॉर्मल जितना आ जाता है। और जो लंग कैंसर का रिस्क है उसको नॉर्मल आने में 10 साल लगते हैं। तो आप देख लीजिए कि आप सिगरेट पी रहे हो तो उसका छोड़ने के बाद भी उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है कितने साल चलता है। और अगर आप बोल रहे हो जैसे कम कर दिए हैं, कम करने का कोई फायदा नहीं है। कम करने से आप अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं कि इसका बेनिफिट होगा। एक्चुअली इट इज एज पॉइजनस। आपको उसको जीरो करना है। जीरो मीन्स एब्सोल्यूट जीरो। कोई स्मोक कर रहा है उसके सामने भी नहीं बैठ सकते आप। पैसिव स्मोकिंग भी हार्मफुल होती है। सो प्लीज बी वेरी वेरी क्लियर, स्मोकिंग जीरो, नथिंग शॉर्ट ऑफ जीरो। So even passive smoking can lead to this? Yes, passive smoking is very well known to produce heart disease and there should be no smoking. बाहर के मुल्कों में तो स्मोकिंग इन पब्लिक टोटली बैन हो गई है, एंड आई एम वेरी हैप्पी इन अ सिटी लाइक चंडीगढ़ आल्सो पब्लिक स्मोकिंग इज बैंड। Yeah. But do we have cases like where women have reported heart ailment because of the smoking of their husbands? Women में smoking as a risk factor is increasing. If you see in the Western world, men में smoking कम हो रही है और women में Women में बढ़ती बढ़ जा रही रही है। है। The main reason for this is smoking is anorexogenic. Anorexogenic का मतलब होता है भूख कि मिटाने के भूख लिए। मिटाती है, और लड़कियां बिल्कुल स्लिम एंड ट्रिम रहना चाहती हैं, इसलिए वो स्मोकिंग एज अ हैबिट यूज करती हैं, नॉट रियलाइजिंग कि कुछ सालों बाद दे विल लैंड अप विद मोर हार्ट डिजीज. So it's a wrong way of staying slim. There are